10th किया एमपी बोर्ड से, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, 62% है। 12th में 64 है और मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरी पढ़ाई स्टॉप काफ़ी लंबे टाइम तक। मेरी फाइनली ये रिज़ल्ट आया, पीडीएफ में जब नाम मैच किया, माला पाराशर दोबारा किया, फिर अपनी मदर इन लॉ को दिखाया और भी लोगों को दिखाया कि मैं ही हूँ ना ये। कई लोगों से जब कंफर्म हो गया, उसके बाद जो रोना आया है हो जाएगी। वही चीज़ मैंने फॉलो की। मेरे पास जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये हिंदी की बुक है मेरी लिटरेचर की। हाँ। और इसकी कंडीशन आप खुद देखिए, इसमें टेप लगा हुआ है। इसकी क्या कंडीशन हो गई है। कितनी बार पढ़ी हुई होगी आपने इसको? मैंने कम से कम बता रही हूँ मैंने 7 से 8 बार। इवन सबसे पहले क्या अपना सिलेबस चिपकाया। ये पूरा मेरा सिलेबस है, ये 2 पेजों में है। एक ये है और एक ये है। ये 2 मोटिवेशन 12th फेल मूवी देखी है हमारे ग्वालियर चंबल संभाग से, मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। उसमें जो उसकी माँ बोलती है कि लल्ला अब की बेर आएगो तो वर्दी पहन के आएगो ना, वो है मोटिवेशन। अपने माँ बाप के लिए मोटिवेशन देखी है, खुद के लिए मोटिवेशन देखी। मैं एक टारगेट, एक अपना गोल सेट करती थी, लाइक 8 घंटे से कम तो मैंने पढ़ाई कभी नहीं की। उसके अप ही गई होंगी मैं 8, जब से मैंने फॉर्म फिल किया। फाइनली हो गया, बस सब भगवान का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, और कर लिया मैंने। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन मतलब सेल्फ स्टडी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। हिंदी साहित्य के लिए हम माला पाराशर मैम का एक साक्षात्कार लेके आए हैं। इसमें पात्रता परीक्षा की बात करें, हम चयन परीक्षा की बात करें, बहुत ही अच्छे से वह अपनी जर्नी को आपके साथ में साझा करेंगी। और उन्होंने पूरा का पूरा मतलब जो सिलेक्शन लिया है सेल्फ स्टडी के दम पे लिया हुआ है और हाउसवाइफ होते हुए उन्होंने मतलब सफलता प्राप्त करी है और उनका स्कोर भी बहुत ही शानदार है। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पहले तो नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम माला पाराशर है, मैं ग्वालियर से हूँ। और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन मतलब सेल्फ स्टडी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, कहीं पे भी कुछ नहीं। बस ये जो समझ में आता गया और एक मतलब लग रहा था ऐसा कि एक सीट चाहिए बस। हालांकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और सीट्स काफी कम थी, और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में जो मोस्टली जो महिलाएं होती हैं वो हिंदी विषय ही चुनती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी मेंटलिटी होती है। मेंटलिटी क्या, ये फैक्ट भी है कि हिंदी सब्जेक्ट से मतलब ग्रेजुएशन करना, पीजी करना थोड़ा सा सरल होता है, और हाउसवाइफ होने के नाते घर, फैमिली, बच्चों के साथ में इजिली हो जाता है। तो वही सब मतलब ऐसा सोच के मैंने भी हिंदी सब्जेक्ट को चुना। और फिर मेरी क्या पूरी एजुकेशन ही आफ्टर मैरिज स्टार्ट हुई है। मतलब इवन मैंने ग्रेजुएशन भी शादी के बाद ही किया है, मेरी थोड़ा सा शादी जल्दी आपका हो गई जो थी। क्वालिफिकेशंस क्या रही, एकेडमिक क्या रहा, उसको आप बता दीजिए। क्वालिफिकेशन सर मैंने 10th किया एमपी बोर्ड से, तो मैं कोई बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, 62% है। 12th में 64 है और मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरी पढ़ाई स्टॉप, काफी लंबे टाइम तक मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं थी। फिर ट्वेल्थ पास लगा आउट ऐसा। हाँ। ट्वेल्थ पास आउट हाँ। कब किया था? मैंने 12th 10 में किया शायद। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 10 में नहीं किया था मेरा। हाँ, 10 में ही किया है मैंने। 12th वापस दिया शादी के बाद यहाँ आकर। पहले मेरा स्कोर अच्छा नहीं था। हाँ, अच्छा, मैंने ठीक है। वापस 12th किया शादी के बाद यहाँ पर आके 2010 में। 12th करने के बाद उसमें मेरी 64% आई यहाँ पर। पहले तो मेरा अच्छा स्कोर नहीं था, मैंने शादी किया उस टाइम में, ऐसी शादी हो गई, नहीं किया मैंने, वापस 12th पास किया। आपने 2 बार दी है आपने? हाँ, 12th मैंने 2 बार दिया। पहले मेरा शादी से पहले का था, वो साइंस साइड से था, तो उसमें क्या मैंने कुछ किया भी नहीं इतने टाइम तक। और साइंस से मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब कर नहीं पाऊंगी बीएससी वगैरह, या इसमें मुझे कोई लाइन दिखी नहीं। तो मैंने सोचा कि बीए करने के लिए आर्ट साइड से जाना ज्यादा बेस्ट है। तो फिर मैंने 12th आर्ट सब्जेक्ट से किया शादी के बाद। उसके बाद 12th के बाद फिर मैंने बीए किया। बीए के साथ ही फर्स्ट ईयर में मैंने मतलब डिस्टेंस से मेरा बीए चला, यहाँ ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी है, उससे मेरा बीए चलता रहा। और मैंने साथ ही साथ डीएलएड का फॉर्म फिल कर दिया। मेरी डीएलएड भी साथ ही चलती रही, क्योंकि एक मेरा रेगुलर मोड पे था और एक मेरा डिस्टेंस मोड से चल रहा था। उसके जैसे ही मेरा डीएलएड कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने सीटेट का फॉर्म फिल किया।
वैसे ही देखने के लिए कि मैं कर पाती हूँ क्या नहीं, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम। तो मैंने सीटेट मेरा क्वालिफाई हो गया। पहले अटेम्प्ट में ही मेरे सीटेट के दोनों पेपर, एक में 109 नंबर आए और एक में 112। हाँ, मेरा दोनों दोनों सीटेट क्वालिफाई हुआ। उसके बाद 18 की बात है, मैंने एमए किया डिस्टेंस मोड से ही, ग्वालियर से ही, जीवाजी यूनिवर्सिटी से। उस टाइम इतना ज्यादा कुछ था नहीं पढ़ाई का या जॉब लेने का, मतलब ये लगता था कि एक 20 आती है, उसको बस कर लो और एग्जाम दे आओ, बस इससे ज्यादा माइंड में कुछ था ही नहीं। उस टाइम मेरे कुछ सहपाठी थे जो सिलेक्ट हुए कहीं ना कहीं, किसी का नेट निकला, किसी का ग्रेड 1 निकला। फिर मेरी ननद का भी 2018 की वैकेंसी में उनका भी हुआ ग्रेड 1 में। ऐसे करके मोटिवेशन मिला मुझे, मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, लेकिन फिर कुछ था ही नहीं, किस चीज़ से करूँ, कैसे क्या करूँ, बिल्कुल निल थी। ना कोई सोर्स था, ना पढ़ाई के प्रति उतना इंटरेस्ट था, कुछ भी नहीं था। ऐसे ही चलता रहा, मतलब बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं गई स्टडी में, चलता रहा। बट जब कोविड आया, कोविड के टाइम पे मेरी मदर इन लॉ को और मेरे बेटे को, दोनों को कोविड हो गया। और वो कंडीशन इतनी क्रिटिकल, मेरे हस्बैंड क्या मतलब बिज़नेस है, तो उस टाइम पे सब ठप था ही। तो सब एकदम ऐसा बंद सा हो गया। तो वो पीरियड मुझे ऐसा लगता था कि जिनकी जॉब है, उनको सैलरी तो मिल ही रही है ना, उनके लिए तो भले वो घर हैं। लेकिन उस टाइम मुझे इंटरेस्ट इतना आया कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए, और हाउसवाइफ हूँ तो उस हिसाब से लगा कि मैं कुछ बहुत बड़ा तो नहीं कर पाऊँगी, क्यों ना मैं हिंदी विषय को ही चुनकर हिंदी में ही आगे बढ़ती जाऊँ। तो मैंने धीरे-धीरे हिंदी की तैयारी चालू की, बहुत कम-कम लेवल पे, मतलब बहुत, क्योंकि कोई एग्ज़ाम नहीं था सामने मेरे। मैं ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कभी अपना समय देती रही। फिर जब ये ग्रेड इसका फिर 18 का मेरा हिंदी से मैंने फिल किया, तो वो मेरा प्री क्वालीफाई हो गया। उस टाइम मैंने उस टाइम भी वही जो क्वालीफाई हुआ है, लेकिन बिना एफर्ट के, वो एफर्ट से मीन मेरा बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाई किया मैंने। उस टाइम 150 का सीटेट ने एग्ज़ाम हेल्प होता करी था। होगी, सीटेट ने हेल्प करी सीटेट होगी ने, क्योंकि पहले हाँ, तब वो चीज़ ज़्यादा सीटेट, आती थी, वो लैंग्वेज आती थी पहले। हाँ, सीटेट ने मेरा हेल्प करी। मेरी सीटेट के कारण मेरे क्या है ना, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो मेरा बहुत हाँ, अच्छा हो गया था। सीटेट में मेरे 30 में से 30 हैं, पेपर 1 में और पेपर 2 में 29 थे। तो और संस्कृत भी मेरा अच्छा था। तो संस्कृत वाला मोड और ये हिंदी और ये चाइल्ड डेवलपमेंट के कारण मेरा ये बिना एफर्ट के क्वालीफाई हो गया 18 में मेरा प्री। उसके बाद मैंने ऐसी थोड़ी-थोड़ी स्टडी के बाद मैंने अभी जो सेट का फॉर्म आया था दिसंबर में 2000, पिछली बारी 25-24 में, तो मैंने 24 में। सेट का फॉर्म फिल किया। तो सेट का फॉर्म ऐसे ही फिल किया, थोड़ा-थोड़ा मैं पढ़ती गई पेपर 1 की, जैसे मैराथन आ रही है वो देखती रही। बहुत डेप्थ में नहीं, लेकिन मैं रूबरू रही बुक से। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा 300 में से 202 नंबर के साथ यूआर कैटेगरी से सेट का एग्ज़ाम पहली ही बार में मेरा क्वालीफाई हुआ। उधर से मुझे लगा कि मैं ग्रेड 2 क्यों नहीं निकालूँ, क्योंकि मेरा डीएलएड है उस टाइम। अब मैं हालाँकि बीएड कर रही हूँ, मेरा 3 सेमेस्टर हो चुके हैं। तो डीएलएड के लिए मैं ग्रेड 1 दे नहीं सकती, और पीजी मेरा 2 सब्जेक्ट से है, मैंने इंग्लिश से भी पीजी कर लिया था, इसीलिए कि हिंदी में कोई, मतलब सब बोलते थे कि हिंदी में ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं है, हिंदी से क्या ही कर लोगे। तो एक सेकंड ऑप्शन सोच के मैंने सोचा कि इंग्लिश से कुछ करके देखते हैं, कुछ नहीं होगा तो प्राइवेट स्कूल्स में हो सकता है जॉब मिल जाएगी इंग्लिश के कारण, या गेस्ट में कहीं ऑफर आ जाए, ऐसा कुछ सोच के। लेकिन जब मेरा सेट क्वालीफाई हुआ, तो लगा मुझे ऐसा कि मैं कर लूँगी। क्योंकि जब मैं सेट भी कई इसमें लोगों का नहीं इज़िली निकलता। इसमें एक चीज़ ये रही कि आपको मतलब काफ़ी अभ्यर्थी पहले से मोटिवेट रहते हैं या ग्रेजुएशन में उनको पता चल जाता है, डीएड करते टाइम बिल्कुल क्लियर रहते हैं कि मुझे हाँ, ये हाँ। करना है, ये नहीं करना, लेकिन आपके साथ शुरुआत में ऐसा नहीं था। आपको नहीं मोटिवेशन के सर, मुझे बाद में तैयारी शुरू करी आपने। मोटिवेशन तो सर मुझे वो जो मतलब बड़ा जो बिग मोटिवेशन बोल सकते हैं, वो मुझे कोविड का टाइम आया। वो भी कहीं न कहीं बस यही जो मैं आपको बता रही हूँ ना रीज़न, कि एक तो खुद की पहचान के लिए, प्लस ये कि ये सब चीज़ें एकदम जब ठप हो गई, सब ऐसा लगा कि क्या ही हो गया। मदर इन लॉ भी मेरी एडमिट, बहुत मतलब उनका 85% उनके लंग्स में प्रॉब्लम थी, अब तो ख़ैर वो बढ़िया हैं, अपने साथ हैं। बेटे को भी था, तो वो दौर ऐसा था कि मैं बोलती किसी को नहीं थी, मेरा थोड़ा-सा नेचर अलग टाइप का है, लेकिन मैं सोचती थी कि करना चाहिए कुछ ना कुछ, और फिर मोटिवेशन था ही, मिलता जा रहा था धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जो एक इकट्ठा होता जा रहा था मेरे अंदर। वो करते-करते बस फाइनली हो गया, बस सब भगवान का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, और कर लिया मैंने, हो सही है, गया। मेहनत तो उसमें लगी है।
हाँ, मेहनत लगी है, बस यही है कि मैंने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। मैंने ये नहीं समझा कि मैं इस चीज़ को साइड कर दूँ या इसको ले लूँ, क्योंकि ये साइड वाली चीज़ मुझे हमेशा हानि पहुँचाई है। मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया था, पहली बार जब मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद ही, तो मेरा आपने कौन भोपाल सेंटर पड़ा था। कौन से गवर्नमेंट क्या एग्जाम्स दिए हैं आपने? सर, मेरा ग्रेजुएशन काफ़ी लेट हुआ, उसके बाद मैंने 16 में कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन, क्योंकि मेरा गैप लग-लग के ही पढ़ाई हुई है पूरी। तो ग्रेजुएशन के हाँ, बाद मैंने सबसे पहले महिला सुपरवाइज़र का फॉर्म फिल किया, और उस टाइम माइंड इतना सेट था, ये लगता था कि एक मैंने बुक खरीद ली है, उसमें से पूरा पेपर आ जाएगा और मैं ईज़िली निकल जाऊँगी। मैं ज भोपाल सेंटर था मेरा, मैं भोपाल गई तो मैं यही सोचती रही कि उधर से तो मैं सिलेक्ट होके आऊँगी। लेकिन जब मैं स्क्रीन के सामने बैठी, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में क्या होता है कॉम्पिटिशन, और खासकर जब आप यूआर कैटेगरी से आते हो, तो हाँ, बहुत टफ था। उसके बाद फिर लगा कि मतलब कुछ होगा नहीं। मुझे मुझे मेरा वीक पॉइंट समझ में आए, मेरा वीक पॉइंट था मैथ, जो आज भी है। तो मुझे ये लगा कि मेरे पास हिंदी है, जिसको पकड़ के, जिसको स्ट्रॉन्ग बना के मैं कुछ कर लूँगी, अदरवाइज़ मुझसे मैथ्स को लेके और ये हर एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करके 1-2 महीने की प्रिपरेशन करके नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने हिंदी को चुना, और 18 मतलब 20 कोविड टाइम 20 के टाइम पे, कोविड 20 के टाइम से लेकर अभी 25 तक मैं हिंदी से जुड़ी रही हूँ। बहुत हाँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं हिंदी को वक़्त देती रही हूँ। हाँ, लेकिन जब ये मेंस का फॉर्म फिल किया, तो मुझे बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी लगी कि मेंस का फॉर्म आया है ग्रेड 2 का, और उस टाइम डिमोटिवेशन भी बहुत था, और कुछ किया भी लोग बागों ने, लाइक कि सीट्स काफ़ी कम है, यूआर कैटेगरी है, कैसे कर पाओगी, पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इससे अच्छा कहीं क्योंकि सेट निकल गया था मेरा, सेट क्वालीफाई हो गया था, तो बोला गया मुझे कि कोई कॉलेज जॉइन कर लो, और मैंने रिज्यूमे भी डाले, मैं क्यों ही झूठ बोलूँ, मैंने कॉलेज के लिए, बट मुझे कहीं से ऑफर नहीं आया, किसी ने मुझे बुलाया नहीं उसके लिए। तो मैं भी बहुत डिमोटिवेट थी कि कैसे करूँगी। फिर मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ, फैमिली सबने बोला कि ननद मेरी, सबने, सबकी बहुत हेल्प रही। सबने बोला कि तुम्हें करना ही क्या है? तुम्हें केवल एक सीट से मतलब है। शायद यूआर कैटेगरी के लिए 41 सीट थी शायद टोटल। तो मेल फीमेल सब मिला के, तो उन्होंने बोला कि तुमको एक सीट से मतलब है, बाकी 40 सीट कोई भी ले जाता है, तुम्हें सोचना ही नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपना 100% देना है, उसके बाद भगवान जो चाहेगा वो होता रहेगा। फिर ये दिमाग में चला कि कौन सी कोचिंग के नोट्स लिए जाएं, किसको लिया जाए, कहाँ पे कौन, क्योंकि टाइम काफी कम था उस टाइम। शायद 20 मार्च की डेट आ गई थी, ये तो बाद में बढ़ी है, 1 महीने जो मिला है एक्स्ट्रा। तो 20 मार्च और फॉर्म फिल 28 जैन से शायद, हाँ, उस टाइम से तो टाइम कम। तो मैं ये सोचती थी कि कौन कोचिंग वाला होगा जो इतनी जल्दी करा देगा, और प्लस मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर घर का एक एक काम करना है, कोई मेड नहीं है मेरे पास, मैं सेल्फ करती हूँ पूरा घर का काम। वो सब करके कैसे मैनेज कर पाऊंगी मैं? तो फिर ये लगा कि खुद ही, मतलब खुद ही कूदना पड़ेगा। अगर खुद को कुछ चाहिए तो कोई नहीं ला पाएगा, आपको अपनी स्थिति खुद ही सुधारनी पड़ेगी। मोटिवेशन तो कोई है ही नहीं है मेरी नजर में, मोटिवेशन कुछ नहीं है। मोटिवेशन से बढ़ के चीज जो है वो आपके घर में ही है, लाइक योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट, अगर अनमैरिड हो तो अपने पेरेंट्स को देखो, और बच्चों को देखो। जैसे मेरी बेटी ने मुझे बोला कि माँ, अब फाइनली, मैं अभी तक अपनी डायरी में लिखती थी कि मेरी माँ हाउसवाइफ है, अब मैं पहली बार लिख पाऊंगी कि गवर्नमेंट टीचर है। तो वो जो चीज है ना, कहीं ना कहीं अपने आप ही मोटिवेशन लाती है, ये लगता है कि करना है। और वक्त घर में कभी नहीं मिलेगा, खासकर हाउसवाइफ को। हाउसवाइफ की जो जॉब होती है वो 24 आवर की होती है। उसके लिए कोई संडे नहीं है, कोई वीकेंड नहीं है, कुछ नहीं है। इवन संडे तो सबसे ज्यादा बिजी डे हो जाता है। तो उसमें टाइम खुद ही निकालना पड़ता है। बस ये है कि मैं एक टारगेट, एक अपना गोल सेट करती थी, लाइक 8 घंटे से कम तो मैंने पढ़ाई कभी नहीं की। उसके अप ही गई होंगी मैं 8, जब से मैंने फॉर्म फिल किया। तो मेरा टारगेट रहता था कि 8 घंटे तो मुझे कैसे भी करके निकालने हैं। अगर वो मेरे अचीव नहीं हुए तो मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती है, मुझे लगता है अपनी नींद में ही कटौती कर सकती है। वो मैंने की, मतलब इवन इतनी, मतलब मैंने बचकानी हरकतें की है कि जो होती थी आपकी? क्या, तैयारी के दौरान कितने घंटे नींद होती थी आपकी? मैं 4.5-5 घंटे बस। बहुत ही कम 5 भी नहीं हो होती थी। पाते होंगे, 5 भी नहीं हो पाते होंगे। इसके कारण मुझे काफी टोका भी घर वालों ने, हाँ, फैमिली हाँ। वालों ने, मेरे भाई ने, कि हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा सब देख लेंगे, क्योंकि दो, हाँ, मुझे ये लेकिन लगता था कि दो वन तीन टाइम महीने जब हैं बस।
आते हैं तो फिर तो ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन कोई शुरुआत से करना चाहे तो ये सही नहीं रहेगा। नहीं, नहीं, शुरुआत से तो नहीं रहेगा, लेकिन वो मुझे क्या 20 मार्च दिख रहा था उस टाइम, हाँ, और हाँ, टाइम वही। मुझे ये भी नहीं पता था ना कि 20 अप्रैल हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। उस टाइम था 20 मार्च, और 20 मार्च को मुझे एक सीट चाहिए और नहीं मिली तो क्या होगा? मतलब मुझे मैं इमेजिन करती थी कि वो पीडीएफ, जैसे मैंने अपनी ननद का नम देखा, प्लस मेरी जेठानी भी है, उनका भी देखा, उनका भी वो ग्रेड 1 में सिलेक्टेड, मेरी ननद भी ग्रेड 1 में है। और भी मेरे 1-2 कलीग है जो मेरे जिन्होंने मेरे साथ एमए वगैरह किया, वो लोग भी अच्छी पोस्ट पे हैं आज। तो मैं उन लोगों का जो पीडीएफ देखती थी ओपन करके, तो जो ज़ूम करके उनके नाम रहते थे, तो उधर मैं इमेजिन करती थी कि माला पाराशर लिखा है। और उसके बाद जो घर का क्या मतलब, वो मैं उस चीज़ में चली जाती थी इन फ्यूचर में कि मैं ऐसा करूँगी, ये होगा, रोऊँगी और पीडीएफ में नाम होगा, ये वो सब चीज़ें मुझे ऑटोमैटिकली मोटिवेशन लेके आती थी। उसके साथ-साथ मैं करती गई, हो गया। हाँ, मैंने सबसे पहले जो किया, वो मैं सबको यही बोलूँगी तैयारी के लिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपका सिलेबस। उसको सामने रख के ही तैयारी हो पाएगी, अदरवाइज़ तैयारी नहीं हो सकती। मतलब इधर-उधर तीर मारने से कोई मतलब नहीं है, आपको सटीक निशाना चाहिए, तो आपको अपनी रणनीति बिल्कुल अच्छी बनानी पड़ेगी। एक-एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, लाइक आप अगर बोलो तो मैं अपने नोट्स दिखाऊँ? बिल्कुल, अभी हम नोट्स पे और बुक्स पे हाँ। आएँगे। जी, अभी आप बता हुँ, दीजिए, हुँ। आप सबसे पहले मैं पूछ लेता हूँ आपसे, आपने प्री हाँ। एग्ज़ाम्स जो कि 18 वाला दिया था, उतना तैयारी तो आपने नहीं करी हुई होगी ज़्यादा, नहीं, क्योंकि नहीं, आपने नहीं, शायद प्री में नहीं करी। क्योंकि हाँ। सीटेट वगैरह उस टाइम पे लैंग्वेज का था, अलग सिस्टम था। लेकिन इस बार यदि हम हाँ, बात करें तो संस्कृत मैं था ना, हाँ। आपने इस बार आपने व्याकरण भी पढ़ी हुई होगी और साथ हुँ, ही हुँ। आपने साहित्य वगैरह, तो इनके लिए कौन-सी बुक्स आपने फ़ॉलो करी, या मतलब अभ्यर्थियों को कुछ ऐसा बताइए आप कि पात्रता परीक्षा में भी वह काम आ जाए और मेंस में भी काफ़ी हद तक वह कंटेंट काम आ जाए, जो भी बुक्स हैं या जो भी मेरे नोट्स पास हैं? देखो स्टडी मटेरियल क्या ज़्यादा नहीं है, मैंने मतलब कहीं पढ़ा था और मुझे बोला भी गया कि ज़्यादा चीज़ों को एक-एक बार पढ़ने से बेटर है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, तो हाँ, आपकी नैया पार हो जाएगी। वही चीज़ बहुत मैंने फ़ॉलो की। मेरे पास, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये हिंदी की बुक है मेरी, लिटरेचर की। हाँ। और इसकी कंडीशन आप खुद देखिए, इसमें टेप लगा हुआ है। इसकी क्या कंडीशन हो गई है। ये मैंने पूरी बुक बिल्कुल ऐसे कर दी है, मतलब इसको इतना नोट्स बना-बना के सब चैनल से, सब इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर करके मैंने आपने इसको लिखा हुआ इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया। है, बढ़िया। हाँ, इस बुक में भी मुझे जैसे कहीं से कोई कंटेंट मिला तो मैं इसमें ऐसे ऐड करती गई। ये देखो पूरी बुक ऐसी मेरी ब्लू-ब्लू रखी है पूरी। सब पूरी बुक अब फट भी रही है, जगह-जगह से टेप वगैरह लगा है। तो ये बुक हाँ, मतलब पहले तो ये बुक मैं दिखाऊँगी, ये बेस्ट बुक है। इसी बुक ये से मेरा किसकी बुक है? प्री, मेंस, लेखक कौन सेट, है? ये है ना सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की के नाम से बुक आती है ये, और ये ना लिटरेचर के लिए बेस्ट है। इसमें गद्य वाला पोर्शन भी है और प्लस पद्य वाला भी है। गद्य, पद्य दोनों के लिए, जो मैं समझती हूँ कि सेट लेवल की जो तैयारी है ना, उसके लिए किसी अदर बुक की नीड ही नहीं है। बिल्कुल भी हाँ, ज़रूरत नहीं है, केवल ये बुक बेस्ट है। इसके कितने अलावा पेजेस जो होंगे? अपना पेजेस कितने होंगे इसमें लगभग? इसमें पेजेज़ हैं, 1 मिनट, इसमें तो मेरे में तो पेज नंबर भी नहीं है, मेरी बहुत पुरानी बुक है। हाँ, फिर भी 1 मिनट। आप मेरी में इसकी 420 फ़ोटो तक 420 तक बुक है, वो पेजेज़ हैं मेरे में, आपने 420। ज़्यादा मतलब ठीक है, और इसकी जो पिक्स रहेंगी बाद में आप मुझे भेज देना, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा, तो हाँ, जो भी अभ्यर्थी हैं वो वहाँ से हाँ, हाँ, देख लेंगे लेखक का नाम भी। हाँ। ये साहित्य के मतलब लिए आपने कितनी बार पढ़ी हुई होगी आपने साहित्य इसको? मैंने कम से कम बता रही हूँ मैंने 7 से 8 बार, इवन 10 बार भी बोलो तो इसको, इसकी स्थिति देखकर पूरी ये फट चुकी है। कोई भी बोल देगा बिल्कुल। मैंने इसको 10 बार, मतलब मुझे इसका ये तक याद है कि इस पेज पे, इस जगह, इस क्वेश्चन से संबंधित चीज़ इस कोने में ये लिखी होगी। हाँ, बिल्कुल। मुझे इस तरीके से ये याद मतलब हो चुकी है ये वाली याद। ये लिटरेचर के लिए ओनली, हिंदी साहित्य के लिए। और हुँ, हुँ। उसके बाद अगर ग्रामर के लिए, तो ग्रामर के लिए भी 18 से मेरे पास ये वाली बुक है। ये बुक है आदित्य पब्लिकेशन की, ग्रामर के लिए बेस्ट बुक है। तो मैंने जब सिलेबस में से जो-जो टॉपिक दिए थे, क्योंकि पूरी ग्रामर तो नहीं थी सिलेबस में, ये प्लस पॉइंट था बहुत बड़ा। तो जो-जो पॉइंट दिए थे वो मैंने इस बुक से ही कंप्लीट किए हैं। हुँ, उसके हुँ, अलावा हुँ। मैंने कुछ भी नहीं लिया। और
बाकी आधा तो ये सब था जिसमें कवर हो गया था। आधे में उन्होंने यूनिट्स लगा दी थी जो एनसीईआरटी हाँ, बेस्ड थी, उसके लिए तो एनसीईआरटी कुछ करना ही नहीं है, तो टोटली हाँ, एनसीईआरटी था। तो तो वैसे ही सिलेबस देख के यूनिट 11 हाँ, से लेके 20 तक मेंस के लिए वो आपने कैसे रेडी करा था वो वाला कंटेंट जो चैप्टर्स दिए हुए थे हाँ, एनसीईआरटी के? जो यूनिट 11 से जो 20 तक दिया था, उसके लिए मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे एक यूनिट जो 11 है, लाइक 11 में वो छोटी-छोटी सब यूनिट अलग डिवाइड थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब मैंने ये सोचा था कि 2 से 3 दिन में मुझे एक यूनिट कंप्लीट करना है, कैसे भी करूँ। उसके लिए मेरे को यूट्यूब पूरा छानना पड़ा। जैसे कई हाँ, टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, मतलब मैं ग्रेड 2 की तैयारी के उससे नहीं बोल रही हूँ। मैं कई टीचर जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो क्लासेस लेने के लिए स्कूल में कैसे पढ़ाएँ, क्या करें, तो जो-जो टॉपिक लगे थे ना, उस हिसाब से मैं उन टीचर्स को सर्च कर करके कि जैसे इसमें कोई टॉपिक लगा है, बहुत सारे जो टॉपिक थे, उसमें से कोई भी एक टॉपिक लेके बाणभट्ट की आत्मकथा है, तो उसका मैंने नेट सेट लेवल के भी क्वेश्चंस देख लिए और जो आए हैं और भी जगह पीवाईक्यूज वगैरह वो सब देखे, उनसे कौन सी चीज मुझे नहीं आ रही है, वो मैंने इस तरीके से, जैसे ये मैंने सबसे पहले क्या अपना सिलेबस चिपकाया। ये पूरा मेरा बिल्कुल। सिलेबस है, ये 2 पेजों में है, एक ये है और एक ये है, ये 2 पेज हैं। तो इसमें सिलेबस पे भी सिलेबस बहुत में मैंने आप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सिलेबस से तो ये है कि सिलेबस तो आपके मतलब बिना सिलेबस के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि सिलेबस में से मैं हाल ही सेट का पेपर दे के फ्री हुई थी और सिलेबस में हुँ, से ये क्वेश्चन मुझे कहीं पे भी नहीं मिला था, जो मेरे एग्जाम में आए थे 2 क्वेश्चन, जो ओनली हुँ, सिलेबस से उठाए गए थे और मैंने सेट लेवल पे पढ़े थे। एक तो ये राजकमल प्रकाशन वाला आया था, मैं मतलब बताना चाहूँगी कि मेरा पेपर फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट थी, 20 अप्रैल को पहली शिफ्ट जो सबसे हार्ड बोली गई थी कि सबसे हार्ड शिफ्ट है, वो थी मेरी। एक ये क्वेश्चन और एक उसमें क्वेश्चन था यमराज का कुछ वर्ण कुछ ऐसा था, तो मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों ने शायद ब्लैक लगाया होगा या जो भी कुछ, तो ये 2 क्वेश्चन मुझ सीधे-सीधे सिलेबस से मिले थे और सिलेबस में भी मैं आप देखोगे ये जैसे कोई ऑथर है, कोई लेखक है तो उसका मैंने सन, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या रहा है वो पूरा यहाँ पर लिखकर एक-एक चीज़ मतलब सिलेबस का मेरा नियम था कि सिलेबस मैं दिन में 2 से 3 बार जैसे अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, इस टाइप से पढ़ती बिल्कुल। जाऊँगी, लर्न नहीं करा कुछ भी। हाँ, देखती हाँ। थी मैं क्योंकि सिलेबस से मुझे काफ़ी मदद मिली और पता रहता था ये चीज़ें इस जगह है, ऐसे मिल जाएँगी, सिलेबस तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ। और मेरी जो 11 से 20 तक जो यूनिट्स हुई हैं, उसका हुँ, हुँ। सिलेबस मैंने ऐसे ही सेल्फ सेल्फ मैंने तैयारी की। मैंने कोई ऐसा मुझे ये लगा कि कोई टीचर इतनी जल्दी 2 ढाई महीने में कैसे करा देगा और उसके लिए बिल्कुल। आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा और एज़ अ हाउसवाइफ मुझ पर टाइम की कमी और या फिर ये कह लो कि टाइम ज़्यादा भी मान सकते हो आप क्योंकि मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मेरा ये ब्लूटूथ कनेक्ट है और मैं अब लगी हूँ अपने अपनी धुन में ही कि ये इसका ऐसे है, इसका ऐसे है, ये सब अपना मेमोराइज़ करने। तो उस हिसाब से पॉजिटिविटी भी थी कि कर लूँगी। अगर मैं 1 घंटे की क्लास के लिए किसी टीचर के सिलेबस लेके या कोर्स लेके बैठ जाती और उतने से को मैं करती तो मुझे लगता है मेरी 20 यूनिट कंप्लीट होने में अच्छा खासा समय चला जाता। फिर मेरा बिल्कुल। रिवीजन पिछड़ता और शायद मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिलेक्शन नहीं होते हैं कोचिंग से, नो डाउट होते हैं, बट वो उस कंडीशन में होते होंगे जहाँ माइंड फ्री है। मेरे माइंड मतलब चारों दिशा में चलना है एज़ अ वाइफ मुझे सब मैनेज करके चलना है, तो मैं इसलिए मैंने ये सोचा कि सिलेबस मतलब परचेज़ करने से ज़्यादा अच्छा सेल्फ करो। तो वही सेल्फ बिल्कुल। तैयारी के थ्रू ही मैं आपके सामने हूँ, बस होता गया सब और सबके आशीर्वाद से सब हो गया। इसमें यूट्यूब में जैसे आपने जो भी सिलेबस का अपना टॉपिक है, जब हाँ, उसकी हाँ। नीड पड़ रही है तो यूट्यूब पे तो अपन टॉपिक डालेंगे तो सारा कंटेंट मिल सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो उससे आपको कैसी क्या हेल्प हो गई है यूट्यूब पे यदि आपने सर्च किया होगा जो भी आपको सिलेबस में कुछ करना है तो? नहीं, जैसे एक हार की जीत लगा है हमारे जो यूनिट्स में हार की जीत का मैं उदाहरण लेती हूँ। हार की जीत के क्वेश्चंस मैंने पहले तो क्या मेरी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ननद ग्रेड 1 में है, तो उन्होंने मुझे बुक्स प्रोवाइड करवाई स्कूल से, जो गवर्नमेंट स्कूल की रहती हैं एनसीईआरटी की। तो पहले तो किस-किस मैंने उन क्लास की बुक्स से जब किस-किस क्लास की पढ़ी हैं आपने बुक्स उनको? मैंने पूरे 10th तक पढ़ी हैं, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि जो-जो टॉपिक लगे हैं, उन टॉपिक के हिसाब से मैंने केवल फिर टॉपिक ही किए। मैंने फिर ओके। ज़्यादा करने से कोई मतलब ही नहीं था, उन्होंने स्पेशली लगा रखे थे ना नाम लगा के पूरा, तो फिर हुँ, मैंने हुँ। उन्हीं-उन्हीं को देखा, मैंने ज़्यादा नहीं देखा। लेकिन उनको फिर मैंने ऐसे देखा है कि पहले तो मैंने खुद से बुक से पढ़ा और उनके की पॉइंट जो मुझे लगे वो मैंने सिलेबस में ही ऐसे इधर ही मेंशन कर लिए क्योंकि जो ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं थे।
तो मैं इधर सिलेबस में मेंशन करती गई। लेकिन कोई टॉपिक मुझे फिर उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस उठा रही हूँ कहीं से कि हार की जीत के क्वेश्चंस बताइए इस टाइप से गूगल पे, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ईज़िली सब मिल जाता है। तो उसके बाद हाँ, फिर मैं जब देखती थी मुझे कुछ ऐसा लगता कि ये चीज़ पकड़ में नहीं आ पाई है, ये थोड़ी-सी अलग है। क्योंकि होता क्या है जब अपन ये छोटी बुक्स पढ़ते हैं ना बच्चों की, उस टाइम क्या लगता है कि ये तो सब आ रहा है, ये तो इसमें क्या पढ़ना है, हिंदी के टॉपिक तो बहुत सरल है। लेकिन 50% पेपर इन्हीं यूनिट से बना था और 2 सिली मिस्टेक मैं खुद करके आई हूँ, जो केवल उन्होंने घुमाने के तरीके से कर दिया था, वो सबसे होती हैं। इसलिए एनसीईआरटी तो मस्ट, मतलब बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं हो सकता, कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता, ग्रेड 2 क्या मुझे लगता है कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता। तो ये टॉपिक मेरे इस टाइप से कंप्लीट होते गए। लिटरेचर मैं साथ-साथ कर ही रही थी। मैं 8 घंटे में से मॉर्निंग में 4 से 6 दो मेरा जो टाइम था, वो फिक्स था मेरा लर्न करने के लिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि मॉर्निंग का टाइम में ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है एनवायरनमेंट में, तो आपको अच्छा याद हो जाता है। तो मैं याद करने वाले जो टॉपिक थे, वो मैं मॉर्निंग में करती थी। उसके बाद फिर मैं वही बच्चों का सब लंच वगैरह बनाना, घर के काम वगैरह करना। उसके बाद जैसे ही मुझे ब्रेक मिलता था, ब्रेक के बाद मैं लिटरेचर का कोई टॉपिक, जैसे मैंने कभी भक्ति काल उठा लिया, भक्ति काल के कुछ क्वेश्चन कर लिए या भक्ति काल को थोड़ा-सा पढ़ लिया। ये जो बुक है, यही बुक मैं मतलब मोस्टली मैं ये बुक पढ़ती रहती थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया और यही बुक है जिसने मेरी नैया पार कर दी। इससे मेरा सेट भी निकल गया। इसी बुक के कारण मेरा सेट हुआ। मैंने अलग से कभी कुछ नहीं खरीदा है। तो ऐसे करते-करते बस हो गया। मैं बस हाँ, पीवाईक्यू का भी एक बहुत बड़ा रोल है, मैं बताना चाहूँगी। मैंने पीवाईक्यू के लिए भी कुछ भी नहीं खरीदा। मैंने सोचा था कि यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मुझे सजेस्ट भी की थी, लेकिन फिर मैंने पता लगाया कि वो अच्छी खासी मोटी होती है और टाइम मुझ पे कम, और अगर मेरी वो कवर नहीं हो पाएगी तो मेरा वैसे ही दिमाग खराब होगा। तो मैंने उसको फिर नहीं लिया। उसके लिए बदले में कई लोग यूथ पब्लिकेशन की बुक से पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व भी करवा रहे थे यूट्यूब पे। उस टाइम पे मैंने मतलब खरीदा तो कुछ नहीं था, ऐसे ही मैं करती गई, सेट के क्वेश्चंस निकाल लिए, नेट के क्वेश्चंस निकाल लिए। उसके थ्रू करते मैं पर डे, मतलब नियम था 2 घंटे में पीवाईक्यूज लगाऊंगी। पीवाईक्यू का टाइम था मेरा जब सब काम से फ्री होके फाइनली, जब मैं एकदम सोने के कुछ टाइम पहले का जो होता था, वो मैं पीवाईक्यू करती थी और पेन लेके बैठती थी अपने पास, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेती थी, कभी पेन नहीं होता था कि ये। जी। हाँ, तो मैं ये बता तो रही थी ना कि जो पीवाईक्यू का जो टाइम था मेरा, वो मेरा सोने के थोड़े पहले का जो वक़्त मिलता था मुझे जितना भी, उस टाइम पे मैं करती थी। कभी-कभी तो मतलब अपन ऐसे लेटे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम भी मेरा मोबाइल कंटिन्यू चल रहा है और मैं कुछ चीज़ें, या तो मेरे पास पेन है तो मैं कुछ नहीं तो अपने हाथ पे ही लिख लेना उसको कि सुबह इसको मैं नोट डाउन करूँगी, बुक्स नहीं है मेरे आस-पास तो। या फिर ऐसा करती थी कि कभी स्क्रीनशॉट ले लेती थी। मेरे पास इतने सारे स्क्रीनशॉट इकट्ठे हो गए थे, इतने सारे, जो मैंने बाद में सब डिलीट किए हैं। अच्छा खासा मेरा मोबाइल भर गया था इन स्क्रीनशॉट से। वो सब चीज़ें करते-करते होता गया, सब होता गया। बस यही बोलूँगी कि मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी। देखो, अगर खुद को उभरना है तो कोई मोटिवेशन नहीं देगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हो, जैसे कई मैंने मैं कमेंट्स देखे थे कि कई लोग पूछ रहे थे कि बच्चे के साथ कैसे मैनेज किया, फैमिली के साथ कैसे मैनेज किया। मैं तो खुद जॉइंट फैमिली में हूँ। अ, मेरी सासू माँ मेरे साथ हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं 2 बच्चों के साथ हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, उनकी पूरी ज़िम्मेदारी मेरे पास है। और जब मैंने कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक बच्चा या जो अपने हस्बैंड के साथ सेपरेट रह रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई बड़ा टास्क होगा। बस सोचना खुद के लिए खुद पड़ेगा, कोई नहीं देगा मोटिवेशन, कोई सही भी बात है, नहीं विल देगा। पावर खुद के अंदर होना चाहिए, प्रयास खुद को करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, खुद को प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि या तो आप, आपके हस्बैंड अच्छे कमा रहे हैं, मतलब और कई माइंडसेट होते हैं ना कि शादी हो गई है, हस्बैंड अच्छे कमा रहे हैं, घर में सब कुछ है, तो क्या ही नीड है करने की। या तो वो मेंटालिटी रखो आप, तो फिर आप टोटली इस चीज़ से आउट हो जाओ। जैसे कुछ टाइम तक मेरी भी थी ये सोच। तो इस टाइप से बिल्कुल ही अलग हो जाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कुछ करना चाहिए, फिर उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मोटिवेशन की नीड है। पीवाईक्यूज़ के बारे में बता रही थी कि कैसे क्या रेडी करना है, वो बता दीजिएगा? हाँ जी, पीवाईक्यू का ये है कि मैंने पहले सोचा था मैं बुक परचेज़ करूँ, यूथ पब्लिकेशन की मैंने सुना रखा था, लेकिन वो बहुत, मतलब अच्छी खासी मोटी बुक थी और कंटेंट बहुत ज़्यादा था उसमें और टाइमिंग की कमी, तो वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने फिर उस कंडीशन में मैं यूट्यूब के थ्रू ही, मैंने जितने भी पीवाईक्यू लगाए, मैं यूट्यूब से ही सर्च कर के, कोई कभी कोई चैनल, ऐसे कर के मैं टॉपिक वाइज़ टॉपिक डाल डाल के और जो चीज़ मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नहीं आ रहा, मुझसे नहीं बन रही है जो टॉपिक,
उस टॉपिक के लिए मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं उसको फिर मॉर्निंग में अपने रजिस्टर में नोट डाउन करके उसको 2-3 बार देखती थी, तो वो हो जाता था क्लियर। ऐसे कर करके पीवाईक्यू मैंने मतलब पर डे मैंने जो एग्जाम टाइम जब 10 से 15 दिन बचा होगा तब मैंने कम से कम 5-5 6-6 पेपर 100-100 नंबर के आराम से लगाए होंगे। और मैं खुद को फिर देखती भी थी मेरे कितने क्या नंबर हो रहे हैं, तो उसमें भी मेरे 82, 83, 84 आउट ऑफ 100 जा रहे थे इजिली। तो उतना ही सब होता जा रहा था, तो लग रहा था कि मैं सही स्टैंड कर रही हूँ, मतलब कहीं ना कहीं सही चल रहा है। वर्ग 2 हिंदी साहित्य के लिए यदि आप सबसे सही टेस्ट सीरीज का चयन करना चाहते हैं तो सक्सेस क्लासेस पर आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का, प्रत्येक विकल्प का विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी और बहुत ही गहराई में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, जो भी आपके टॉपिक्स हैं सभी पर आधारित चैप्टर वाइज टेस्ट विस्तृत व्याख्या के साथ में रहेंगे। फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे नए सिलेबस पर आधारित, और जितने भी आपके 2023 के पीवाईक्यूज हुए हैं विस्तृत व्याख्या के साथ टेस्ट के फॉर्म में वह आपको मिलेंगे। लगभग 50 से ज़्यादा आपको पार्ट ए के टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी रहेंगे पार्ट ए के। इसमें विस्तृत व्याख्या आपकी रहेगी हिंदी में, तो बाइलिंगुअल की आवश्यकता नहीं पड़ती, बट ये कंटेंट रहेगा और इससे अच्छी विस्तृत व्याख्या आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। किस प्रकार का आपको कंटेंट देखने को मिलेगा टेस्ट में आप देख सकते हैं। जैसे एक प्रश्न आया, बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, काफ़ी क्लोज हैं, यहाँ पे गलती हो सकती है। बट जब हम नीचे विस्तृत व्याख्या को पढ़ेंगे, विस्तृत व्याख्या इस तरीके में डिजाइन करी गई है, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाया गया है। आंसर को तो समझाया गया है, आंसर को बहुत अच्छे से समझाने के बाद अन्य विकल्पों को भी समझाया हुआ है कि आखिरकार वह इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं होंगे। बहुत ही डीप में जाके समझाया हुआ है। आप हिंदी में आए हुए एक पेडागोजी के क्वेश्चंस को ले लीजिए, कितने अच्छे से आपको समझाया गया। एक प्रश्न था, अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। अभिवृत्ति जन्मजात होती है, ये उसकी विशेषता नहीं है, बाकी तीनों विशेषताएं हैं। हम जब यहाँ पे पढ़ेंगे चारों विकल्पों को आपको सरल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एक प्रश्न देख लीजिएगा, ये जो कथन था किस कवि का था, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से उस कथन को समझाया गया, दृष्टिकोण दिया गया। उसके बाद में जो अन्य विकल्प थे उनको भी बहुत ही अच्छे से विस्तार के माध्यम से समझाया गया ताकि एक प्रश्न के माध्यम से उस टॉपिक से आपके बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएं। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक दी गई है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़े स्तर पे फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जो कंटेंट है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है। ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं आपको नहीं मिलने वाला। आप हर एक प्लेटफॉर्म देख लीजिए। यदि आपको सबसे टॉप लेवल का कंटेंट सक्सेस क्लासेस का लगता है तो आप यहाँ की टेस्ट सीरीज़ को एक बार ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। बस ये है कि मैंने अपना रिदम नहीं टूटने दिया, प्लस मैंने जो 8 घंटे का सोच रखा था वो मैंने कभी 7.5 भी नहीं होने दिए। इवन उसको मैंने बढ़ाया ही है। अब वो ज्यादा ही रहे हैं, कभी मैंने कम नहीं होने दिए, चाहे मैं अपनी नींद में ही कटौती करे। मतलब नींद के लिए ये रहा था कि वो रेड वाली झंडू बाम आती है ना, वो मैंने लगा के, क्योंकि वो बहुत जलती है, तो वो लगा कि मैंने अपनी नींद भगाई है, ये सोच के कि बस मार्च मार्च मार्च, क्योंकि उस टाइम मार्च एग्जाम की डेट थी, उसके बाद तो आराम से सोएंगे। तो वो सब करके बस करती गई, फर्स्ट डे पेपर दे के आई, तो उधर से भी तसल्ली थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा मेरा। इसलिए मैंने इसी कारण मैंने वो ग्रेड 3 का जो वैकेंसी आई है, मैंने ग्रेड 3 में फॉर्म भी फिल नहीं किया। कई लोगों ने बोला कि तुम श्योर कैसे हो, मैंने कहा हो जाएगा, मैं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा मैथ बहुत खराब है और ग्रेड 3 का सिलेबस देख के वैसे ही मेरा कुछ नहीं होना। मुझे पता था मेरी कमियां कहाँ हैं, तो मैं गई ही नहीं उस तरफ। और फाइनली ये रिजल्ट आया, पीडीएफ में जब नाम मैच किया, माला पारस और दोबारा किया, फिर अपने मदर इन लॉ को दिखाया और भी लोगों को दिखाया कि मैं ही हूं ना ये। कई लोगों से जब कंफर्म हो गया उसके बाद जो रोना आया है, जी भर के रोई हूं पहले, खूब रो के फाइनली फिर मैं जिन भगवान को मानती हूँ, शिव जी को, इधर एक मंदिर है अचलेश्वर ग्वालियर में, मैं बहुत मानती हूँ उनको। 10:30 बजे रात में वो उनके पास गई, उनका शुक्रिया अदा करने, क्योंकि एग्जाम देने गई थी तब भी मैं उन्हीं से मिलके गई थी कि आप करोगे जो भी कुछ करोगे, मैं ना मेरा करा बस। और बस हो गया सब फाइनली, सब ठीक ठाक रहा। 26 मेरी मेरिट आई है और 90 पॉइंट शायद 58, हाँ 90.58 नंबर है मेरे 100 में से, और 26 मेरिट है, हो गया बस। नहीं, उसके बाद 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल है आपका। स्कोर कितना था? 91 हाँ पॉइंट की 90 पॉइंट कुछ? नहीं, 99.88 मेरा परसेंटाइल है। 99.88 परसेंटाइल है। और 88, स्कोर हाँ कितना है आपका? 99.88 स्कोर स्कोर है कितना मेरा। है? 90.58, 58, 58, फाइव। 90.58। हाँ ठीक, 90.5 ये है।
हाँ, लगभग मतलब 90.5 90.5 ही बोल सकते हैं, ये स्कोर है। और यूआर कैटेगरी के कारण थोड़ा-सा टेंशन तो था, आता था दिमाग में कि शायद प्रॉब्लम ना आए मुझे, क्योंकि लेकिन नहीं आया, सबकी ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ, प्लस मेरा हार्ड वर्क। मैंने मेहनत बहुत की और सभी बोलते थे मुझसे, जो भी थे सब बोलते थे कि इस बार तुम्हारा हो जाएगा। सबको समझ में आती थी, क्योंकि मैंने कुछ देखा ही नहीं उस पीरियड में। जो मेरा प्रिपरेशन टाइम था, मैं सब छोड़ दिया था। मैं केवल किचन, बच्चों का काम, उसके बाद मेरा जो एक बाहर का रूम, मेरे पूरी अस्त-व्यस्त उसमें बुक्स रहती थी पूरे टाइम। एक जो छोटी टेबल आती है जो बेड पे रख लेते हैं अपन, वो वाली टेबल, और एक कंबल या रजाई, क्योंकि वो विंटर का टाइम था, मार्च से वो मार्च तक आने के लिए, जनवरी, फरवरी, बस उसके अलावा कोई नहीं था। भगवान तो है ही है, पूरे टाइम वो थे। कभी डिमोटिवेशन आता, लगता नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि कभी क्वेश्चन नहीं बनते थे, पीवाईक्यू सॉल्व करो तो बहुत मतलब अंदर से बुरा लगता था। वो चीजें अब अपन शब्दों में नहीं समझा पाते जो आप फील करते हो उस टाइम। रोया भी बहुत बहुत रोया, भगवान को भी बोला कि अब आप ही को करना है जो भी कुछ। वो ये ना कि अपने हाथ में तो कर्म करना है, बाकी फल तो सब विधाता के हाथों में ही है। मेरा क्या ग्रेड 3 में भी नहीं हुआ था, तो मैं उसी कारण मैं थोड़ी सी टेंशन में भी रहती थी कि 3 में नहीं हुआ। मैंने वो कोर्ट केस चले, उसमें भी अच्छा खासा पैसा बर्बाद किया, कोई मतलब नहीं निकला उस पैसे का, ना पिटीशनर लाभ मिला, ना कुछ मिला। अच्छा ही है, लेकिन मैं बोलूंगी जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहाँ मैं ग्रेड 3 के लिए थी, और अब मेरा ग्रेड 2 क्लियर है, और भगवान चाहेगा और मेरी मेहनत ग्रेड 1 भी मुझे दिलाएगी, और हो सकता है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी क्रैक करूं। मैं सेट के, मैं एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर दे चुकी हूँ विदाउट तैयारी के, अभी मैंने तैयारी के बिना दिया है। अब मैं तैयारी से दूंगी तो क्यों नहीं होगा। सब इसी पृथ्वी के ही करते हैं, कोई दूसरे गोले से थोड़ी आता है कोई क्रैक करने के लिए। बस मोटिवेशन खुद से होना चाहिए और खुद को मोटिवेट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की कोई कितना मोटिवेट कर पाएगा आपको। 1 घंटे, आधा घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, बहुत अच्छे-अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, कहाँ तक देखोगे आप। हाँ, बस एक चीज़ और बतानी चाहूँगी, मॉर्निंग में जब मैं पौने 4 के समथिंग का मेरा अलार्म लगता था, क्योंकि 4 से मुझे अपनी स्टडी पे बैठना ही है हर हाल में। तो मेरा स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जो ऐसे ब्लूटूथ लगा के कानों में, जो अपन ब्रश वगैरह या जो थोड़े से चाय वगैरह बनाने रखते हैं, उस दरमियान जो लाउड म्यूजिक चलता था, आरंभ है प्रचंड वाला जो सॉन्ग है, केवल वो ही मेरे दिमाग में चलता था। उसके अलावा मतलब बहुत लाउड सुनती थी मैं उसको, क्योंकि सब सो रहे हैं, वैसे में ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखे हैं तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। और कई बार चक दे इंडिया का एक सॉन्ग है, ये रियल मोटिवेशन है। चक इनसे दे और चक दे मोटिवेशन इंडिया वाला जो। मैंने भी एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और काफी अभ्यर्थियों से बोलता हूँ कि आप इन कुछ सॉन्ग्स को या जो भी आपको मोटिवेशन देते हैं उनको आप रेगुलर बेस पे सुने आप उनको। हाँ, मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया, प्लस हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा में भी मुझे कहीं न कहीं पता नहीं क्यों, वो भी बहुत मोटिवेशन देता है, खासकर उसकी वो वाली लाइन जो बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। तो ये लगता है कि क्यों नहीं आएगा, एक मतलब आराम से सब आएगा। अगर आप सोचोगे, करने की ठानोगे तो सब कुछ होता चला जाएगा। हाँ, चीज़ें कठिन लगती हैं, मुझे भी लगी। ऐसे ये जो बुक मैं दिखा रही हूँ, ये बुक मुझे इतनी डरावनी लगती थी एक टाइम पे, कि लगता था मैं कैसे करूँगी? मुझे मतलब ये कंडीशन थी कि मुझे चारों कालों के बारे में भी ठीक से पता नहीं था। जब मैंने प्री निकाला था 18 में, वो तो निकल गया बस। प्री के टाइम पे मुझे कालों में भी नहीं पता था। जैसे लोग बाग बातें करते थे, इस काल से ये राइटर आए, तो मैं सोचती थी कौन से काल में से ये राइटर कहाँ से आए हैं? मतलब मुझे इतनी मेरी मतलब इतनी वीक थी मैं उस टाइम, मुझे नहीं थी कोई नॉलेज। पढ़ाई के प्रति जब आप जाओगे चीज़ों से, वही है ना कि किताबों के आगे झुक जाओ तो आपको और कहीं झुकने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ये किताबें ही कर देंगी। और आजकल क्या लोग बाग यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढते हैं कि लेटे-लेटे कंबल ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली और यूट्यूब की वीडियो स्क्रॉल कर लो और जल्दी-जल्दी सुन लो। लेकिन मुझे लगता है कि रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप जब रीड करते हो तो आपका माइंड उस लेवल पे चलता है। आपको वो चीज़ें, जैसे मुझे इस बुक में पता है कि कहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ मैंने रेड मार्क किया है, कहाँ मैंने ग्रीन हाइलाइट किया है, मुझे पता है। वो चीज़ आप यूट्यूब की वीडियो में नहीं जान सकोगे। उसके लिए नहीं आपको हो बुक से जुड़ना पड़ेगा। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी एग्जाम में, जब मेरा क्वेश्चन भोपाल सेंटर पड़ा था मेरा, तो उस टाइम मुझे कुछ-कुछ क्वेश्चंस के लिए, जैसे राजकमल प्रकाशन का जो मैं बता रही हूँ, ये मुझे इतना तक याद आ गया था कि इसको मैंने ग्रीन हाइलाइट कर रखा है, और जिधर मेरा सिलेबस है उस सिलेबस के राइट साइड के पेज पे ये क्वेश्चन नीचे से कुछ पॉइंट ऊपर लिखा है। मतलब इतना मेरा माइंड में एकदम क्लियर उसकी पिक्चर बन गई थी कि जैसे वो सामने रखा है स्क्रीन पे। वो सब चीजें आपको यूट्यूब की वीडियो से नहीं आ पाएंगी।
उसके लिए आपको खुद उतरना पड़ेगा मैदान में। अगर आपको चाहिए कि आपको कुछ चाहिए और लोग मतलब आपकी एक पहचान बने, केवल पति के नाम से या एक बहू के नाम से, या आप अपनी पहचान ना बना पाओ, तो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए नहीं पड़ेगा किसी मोटिवेशन की जरूरत, वो खुद से आएगी। आप अपने बच्चों को देखोगे, प्लस हस्बैंड को देखोगे। आप मतलब मैं चाहती हूँ कि हर वो औरत को जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डीएड बीएड करिए, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए का होता है, अच्छा खासा पैसा लगता है इसमें। वो सब करने के बाद अगर आप केवल बैठे हो घर में, घर खाना पीना तो सभी बना रहे हैं और आप भी बना रहे हो, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उन महिलाओं को कोई मोटिवेशन, उनको खुद से ही मोटिवेशन लेना चाहिए कि क्या क्या ही कर रहे हैं हम। इससे अच्छा हम फिर डीएड बीएड करते ही नहीं, रोटियां तो हम वैसे ही बनाते रहते, घर का काम वैसे ही करते रहते। और ऐसा नहीं है ये काम बेकार होता है, ये ड्यूटी सबसे बेस्ट ड्यूटी है, अपने बच्चों के साथ रहना, अपनी फैमिली को वक्त देना। लेकिन खुद के लिए भी तो सोचो, इधर थोड़ा सा सेल्फिश होना बनता है। और बात जब सेल्फिश बनने की आ रही है खुद के लिए, तो मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। और प्लस सपोर्ट भी मैटर करता है, लेकिन सेल्फिश होना जरूरी है खुद के लिए। मैं बनी हूँ, खुद के लिए सेल्फिश बनी हूँ। इस दरमियान मैंने काफी चीजें थोड़ी सी मुझसे दूर हुई हैं। मेरे फैमिली वाले मेरे साथ थे, लेकिन कई चीजें मुझसे दूर हुई हैं कि उसको किसी से मतलब नहीं है, वक्त नहीं देना, बस ब्ला ब्ला। लेकिन फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। फाइनली आज सब वो लोग जो कभी आपके बारे में बोलते हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप एक प्राइवेट स्कूल ही ज्वाइन कर लो, मुझे बहुत बोला गया प्राइवेट स्कूल के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने नहीं करने दिया। उन्होंने मुझसे यही बोला कि जब तक तुम कर सकती हो करो, जब नहीं होगा कोई ऑप्शन तो ये तो तुम कभी भी कर लोगी, क्योंकि तुम्हारे सीटेट भी क्लियर है, तुमको कोई भी स्कूल मिल जाएगा। तो वह नहीं करा मैंने, और फाइनली मुझे नहीं करना था, तो अच्छा रहा जो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं प्राइवेट स्कूल प्लस बच्चे प्लस घर के साथ मैं एग्जाम क्रैक कर पाती, मैं नहीं कर पाती। यही मेरी जर्नी थी, बस इतनी सिंपल सी, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, इतना ना कोई बड़ी बड़ी बातें थी। सब एक फैमिली से ही मिली जुली हूँ मैं भी, और मैं भी मैरिड हूँ, तो वो सब नेचुरल सी चीजें हैं जो सबके साथ होती हैं, सबको फेस करनी पड़ती हैं, प्लस मैंने भी की हैं, सबके साथ होता है वो। मेरी तो पूरी एजुकेशन ही शादी के बाद हुई है, पूरी ससुराल में की है मैंने। मायके से तो मैं कुछ भी लेके नहीं आई हूँ, एक तरह से देखी जाए तो मैं ओनली 10th लेके आई हूँ, मायके से कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। सब कुछ मैंने यहीं किया और बस कर लिया। फाइनली आज मैं अपने पूरे मायके में पहली गवर्नमेंट टीचर बनी हूँ, जो लड़की है पहली, और ससुराल में भी इधर पहली बहू हूँ जो गवर्नमेंट टीचर बनी है। वो मेरी सास के लिए बहुत प्राउड का फील, मतलब बहुत, मुझे वो सब चीजें याद आ रही है। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, जो मैं चिल्ला के जो रोई थी, और प्लस मेरी सन आई थी उस टाइम की, जो वो सब चीजें मैं मतलब क्या ही बताऊं। वो मैं सोचती हूँ कि सब लोगों को वो फील करना चाहिए कि वो आफ्टर रिजल्ट, वो पीडीएफ में जब आप नाम देखोगे, आप मेरिट देखोगे, आप रैंक देखोगे, तो आपको जो खुशी होगी ना, बस वही वही आपका मतलब रियल मोटिवेशन आपका वही है। कोई नहीं दे पाएगा आपको मोटिवेशन, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। हाँ, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, मैनिफेस्ट बहुत जरूरी है। मैं आंखें बंद करके कभी कभी बैठ जाती थी, डिमोटिवेशन होता था तो मैं ऐसी इमेजिन करती थी आंख बंद करके कि मैं क्लास में हूँ, और सुबह सुबह का जो बच्चों वाला सॉन्ग होता है, सुबह सुबह लेके तेरा नाम प्रभु करते हैं वहां, दिन का वो वाला जो सॉन्ग है, वो मैं इमेजिन करती थी। मैं करती थी आंखें बंद करके कि स्कूल की घंटियां है मेरे चारों तरफ, मैम मैम करके बच्चे घेरे हुए हैं मुझे, मैं चेयर पे मत पूरा मैं वो माहौल क्रिएट कर लेती थी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना। तो बस इमेजिन करके करके फिर वो जो अंदर से मोटिवेशन आता था कि यार ये सब माहौल, ये केवल सोचना नहीं है, ये इमेजिनेशन में ही इसको रियल करना है। इमेजिनेशन से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सोचने के लिए कुछ भी सोच लो नहीं होगा। तो उसके लिए फिर अपने आप मोटिवेशन आता था। मैं फिर वो आंसू वासू अपने पहुंचे, जो डिमोटिवेशन होता था उसको साइड करके फिर बुक्स उठाई, फिर वापस लग जाओ, अपने आप आता था। कभी कभी बच्चों को देख के आता था कि क्या ही है, बच्चों के सब पेरेंट्स वर्किंग हैं, और बोलती थी बेटी भी, बच्चे भी बोलते हैं, तो मैं कुछ नहीं, घर पे ही बेटी कई बार बोलती थी कि माँ आप मेरे स्कूल ज्वाइन कर लो, सबकी मम्मा टीचर हैं, मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं कोई ना कोई, आप कुछ नहीं करते हो। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, बोलने में बहुत छोटी छोटी लग रही हैं, लेकिन ये आपको इतना अंदर तक मतलब मोटिवेट, खुद का सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट हो जाता है इन सब चीजों को सुन सुन के। जब वो इकट्ठा होता जाता है तो अपने आप कर देते हो। और ये चीज बहुत छोटी है, मुझे नहीं लगता ग्रेड 2 का एग्जाम कोई इतना बड़ा है, अब नहीं लगता। हालांकि हो सकता है ये बहुत से लोगों को लगे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें दे रही है, लेकिन अब मुझे रियल में लग रहा है कि ग्रेड 2 का एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है।
आप बने हो बहुत अच्छा करने के लिए। आप सेट निकालिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, नेट क्वालिफाई करिए, सीटेट निकालिए, केवीएस, एनवीएस, आपके पास हजारों अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, इसलिए मैं केवीएस मैंने एक बार दिया है, केवीएस मेरा नहीं हुआ केवीएस में। और मेरे लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि केवीएस में वो अलग अलग मतलब ज्वाइन कहाँ क्या करते हैं, मैं फैमिली के साथ बच्चों के साथ मेरे बच्चों का स्ट्रगल हो जाएगा उस पीरियड में, इसलिए मैं उस तरफ गई भी नहीं हूँ। लेकिन जो आप फ्री हो, आप अनमैरिड हो, आप अपनी फैमिली में आपके पेरेंट्स के सपोर्ट में हो, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको केवल पढ़ना 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 प्लस पढ़ना यही करना है, तो उसके लिए मैं बोलूंगी कि सीटेट क्वालिफाई करके आप और बड़ा सोचिए। केवल ग्रेड 2 तक मत रुकिए। ग्रेड 2 के लिए आप हो, अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। गवर्नमेंट का जो छप्पा होता है वो ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन सेंट्रल में भी जाइए। मैं मतलब एक फनी वे में बोलूंगी कि आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आपको मोटिवेशन की नीड है, तो आप 8वां वेतन आयोग दिमाग में लेके सोचिए, मोटिवेशन तो क्रिएट कीजिए, किसी भी चीज से कीजिए, उस चीज को देख के कीजिए कि वो चीज भी बहुत पॉजिटिव हो रही है। मोटिवेशन ऐसे आएगा, आप चाहो तो आप हर चीज से मोटिवेशन ले सकते हो। सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। बहुत बड़ा। और मुझे तो कहीं ना कहीं सैलरी नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको, कोविड के टाइम की जो कंडीशन थी तो मुझे सैलरी के कारण ही, और ये लगा कि एक घर में एक बंधी हुई एक इनकम का सोर्स हो जाएगा, जिसके लिए मतलब सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। लेकिन वो जो गवर्नमेंट वाली जो सैलरी होती है प्लस टाइम टू टाइम आने वाली, वो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना, कभी कोई प्रॉब्लम, जैसे कोविड जैसी जो महामारी आई उस टाइम किसी को क्या पता था कि कैसी क्या कंडीशन हो जाएगी। मेरे हस्बैंड की ट्रैवल एजेंसी है और बस वगैरह का है, तो बस के पहिए बिल्कुल थम गए थे उस टाइम, आवागमन ही बंद हो गया था, तो प्रॉब्लम थी। मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं थी प्रॉब्लम, मैनेज सब हुआ, लेकिन उस टाइम से मुझे मोटिवेशन धीरे धीरे इकट्ठा होते होते वो ब्लास्ट हो गए, फाइनली सिलेक्शन और पीडीएफ में जाके सेव हो गया। बस इतना ही बोलना चाहूंगी मैं मेरे बारे में। सही है, उस बाकी पीडीएफ में आप जो नाम कुछ होता है वो उसकी बात ही अलग रहती है। जो रिजल्ट आता है बस मेरिट मिल जाए हमें, वो जो खुशी बस, होती है हाँ अपने मैं शब्दों में बयां नहीं कर, मतलब व्यक्त नहीं कर सकते उसको। केवल जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है बस उसको महसूस करे कि मेरा भी नाम उस पीडीएफ में, उस रिजल्ट में मेरा नाम मेरिट में रहेगा। यही मोटिवेशन है अपना। इमेजिनेशन सब, हाँ इमेजिनेशन कीजिए, आप पर डे इमेजिनेशन कीजिए कि आपका नाम आ गया आ गया आ गया। अपने नाम के जो लेटर है ना वो पूरे चमकते हुए दिखना चाहिए आपको, कि ये पूरे चमक रहे हैं, मेरा नाम पूरा लिखा हुआ है, पूरा आना चाहिए। तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी की, आप खुद से करते चले जाओगे, सब कुछ करते चले जाओगे खुद से, और आपको खुद से ही मोटिवेशन आ जाएगा। तमाम चीजें ऐसी है जो आ जाएगा आपको खुद से ही। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया। बुक्स के बारे में भी आपने बताया। थैंक यू। और लास्ट में यदि कुछ ऐसी सलाह देनी हो, क्योंकि पिछली बार काफ़ी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया और ऐसा हो जाता है कि किसी अभ्यर्थी का शायद 1 नंबर की वजह से रुक गया हो, पॉइंट की वजह से रुक गया हो, तो इस बार वो फिर से प्रयास कर रहे हैं, या मान लीजिए किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अभी हताश है, निराश हैं, वो किस मोटिवेशन को लेके तैयारी करें? क्योंकि उनकी परिस्थिति को, नहीं दे जिसका सिलेक्शन हो गया वो भी समझ सकता है, क्योंकि उसके साथ में भी ऐसा कई बार हो चुका था। बिल्कुल। हाँ, आप सही बोल रहे हो। कई लोग हैं ऐसे और जो मुझसे भी अच्छा पढ़ रहे होंगे, मैं तो ये बोलूँगी, जिनका कहीं न कहीं लक काम नहीं किया, लक ही बोलूँगी मैं इसको, जो 1-2 पॉइंट से रह गए हैं या 1-2 नंबर से रह गए हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि उनका वक़्त नहीं आया। वक़्त सबका आता है, सबका वक़्त आता है, लेकिन आप उसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहो और बोल दो अरे वैकेंसी कम आती है, एमपी में फर्जीवाड़ा होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब चीज़ें सोचोगे तो बेकार है। कमबैक कोई भी कर सकता है। अगर आपको सोशल मीडिया से कमबैक का मोटिवेशन चाहिए तो आप अक्षय खन्ना को ले लीजिए। आजकल जिसने पूरा इंस्टाग्राम सब जगह त्राई मचा रखी है, उसने मतलब मेन हीरो का रोल तक खा डाला जो कमबैक किया है, उससे लीजिए ना मोटिवेशन। कमबैक कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। कमबैक के लिए आपको किसी ने आपके पर नहीं बांध रखे हैं, आपको पहले से दुगनी रफ्तार से दोबारा उड़ना होगा, जब आप कुछ कर पाओगे। फेलियर मैंने भी देखा है, मैंने पटवारी का एग्जाम दिया, वो मेरा नहीं हुआ, महिला सुपरवाइजर का वो नहीं हुआ, ग्रेड 3 नहीं हुआ मेरा, जब आपका क्वालिफाई हुआ था ना 20 में, उस टाइम मैंने भी दिया था, मेरा 100 नंबर थे केवल। लेकिन मुझे उस टाइम बस ये मैंने मेरी गलती से सीखा। मैंने क्या किया उस टाइम, मैथ्स मैंने टच ही नहीं किया, क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत डरावना लगता। मैं सोचती थी कि मैं इतना अच्छा कर लूंगी, मैथ्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे 120 नंबर आ जाएंगे, 150 में से 30 का मैथ्स छोड़ दूं। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, इतना ओवर के मैं पूरा सही कर लूंगी। लेकिन जब वो 99 नंबर पे ही रह गई थी, मैं 100 में नहीं थे पूरे,
तब समझ में आया कि खुद की गलतियां खुद ही सुधारना पड़ेगा और आपको जो कंडीशन है वो आपको खुद ही उबारनी पड़ेगी, कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। आपका कोई कितना भी सगा होगा, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई नहीं कर पाएगा। आपको मोटिवेशन खुद से लेनी पड़ेगी। एक मोटिवेशन 12th फेल मूवी देखिए, हमारे ग्वालियर चंबल संभाग से, मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। उसमें जो उसकी माँ बोलती है कि लल्ला अब की बेर आएगो तो वर्दी पहन के आएगो ना, वो है मोटिवेशन। अपने माँ बाप के लिए मोटिवेशन देखिए, खुद के लिए मोटिवेशन देखिए। मुझे नहीं लगता कि कोई मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। और उसमें भी जो लास्ट का सीन है, जब उसने पीडीएफ में अपना रिजल्ट देखा तो उसकी क्या कंडीशन थी, सेम कंडीशन मेरी भी हुई। और मैं चाहती हूँ कि सब इमेजिनेशन करें कि वो पीडीएफ में जो नाम आएगा वो अपने आप ही आपको मोटिवेट करेगा। मैं बार बार यही बोलूंगी कि आपको अपना सिलेबस बिल्कुल घोल के पी जाना है, सीधे शब्दों में। जैसे मुझे पता है कि कहाँ पर कौन से पेज पे क्या लग रखा है, कौन से कलर से मैंने कौन सा क्या हाईलाइट किया है, वो आपको करना पड़ेगा। आपके लिए कोई नहीं कर पाएगा। आप किसी के नोट से रट के नहीं कर पाओगे। ऐसे तो बुक्स के हजारों बुक्स पड़ी हुई हैं, आप कहाँ किसका कितना क्या मटेरियल लोगे। आपको खुद अपनी लैंग्वेज में आपकी किस तरीके का तरीका होता है, आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या समझ में आता है, आपकी कौन सी ट्रिक है, आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। और वो खुद होता चला जाता है। आप एक बार रूबरू होके देखिए किताबों से। किताबें बहुत स्नेह करती हैं, बहुत अच्छा रखती हैं। आप एक बार उनसे रूबरू होइए, वो खुद आपको गाइड करेंगी कि अरे मेरे लिए ऐसे ऐसे ट्रिक बना दो, मैं ऐसा ऐसा कर लूंगी, ये वाला टॉपिक आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। मतलब ये बातें बहुत फनी लग रही होंगी, लेकिन ये फैक्ट है। मुझे फिर किताबों से खुद ही समझ में आ जाता था कि इसका कुछ मैं ऐसे 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 कर। बिल्कुल, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से भी समझ आ जाते हैं। जैसे कि यदि हम मैथ की बात करें, तो जब तक आप मैथ को समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, काम नहीं बनेगा। लेकिन जैसे आप बिल्कुल हिंदी नहीं में बने। भी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप किताब को पढ़ के भी सरल भाषा में आप समझ पाएंगे। सामाजिक हाँ। विज्ञान है, उसको भी आप पढ़ के समझ, मतलब कुछ सब्जेक्ट मतलब विषय ऐसे रहते हैं जिनको अपन पढ़ेंगे समझ आ जाएंगे। लेकिन कुछ विषय साइंस हम्म। बैकग्राउंड वाले कह लीजिए, उनको आपको किसी के माध्यम से समझना पड़ेगा। तो अलग अलग नहीं, सब्जेक्ट्स के जरिए की लिए जरूरत अलग तो अलग। पड़ती है, हाँ। हाँ। नहीं, माध्यम की नीड तो देखो इस फील्ड में भी रहती है, क्योंकि कई हिंदी टीचर भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं वो, जो नेट नेट सेट लेवल का पढ़ाते हैं। मैंने नहीं ली किसी की क्लास, मेरा सेट खुद से ही निकला। लेकिन वो भी तो बुक से ही पढ़ाते हैं ना। बस आपको वो तरीका, हाँ, अगर आप पे प्रॉपर टाइम है। जैसे अभी ग्रेड 2 का नोटिफिकेशन शायद आने वाला है कुछ महीनों में, 5-6 महीने हैं शायद करीब। आराम से आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। लेकिन मेरे पास केवल वो 2.5 महीना था। अब उस बीच में मैं किसका ले लूं, क्या ले लूं, इस चक्कर में मैं खुद से बोला। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई अच्छा नहीं पढ़ाता या आप क्लासेस ज्वाइन ना करो। आप बिंदास कीजिए। अगर आपको लगता है आप कंटेंट नहीं खुद से बना पा रहे हो, आप में प्रॉपर टाइम है, आप लीजिए। लेकिन सर्च करके ऐसे किसी की भीड़ चाल में हम नहीं चलिए कि कोई ने बोल दिया ये चैनल अच्छा है, आप उसकी तरफ मुड़ गए, फिर लगा अरे ये तो बेकार पढ़ा रहा है, उसको उसका कोर्स वहीं के में ही छोड़ा, आपने दूसरा ज्वाइन कर लिया। ऐसा नहीं कीजिए। सब वही पढ़ाते हैं, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सबका तरीका अच्छा है पढ़ाने का। लेकिन आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हर टीचर जो पढ़ा रहा है उसके हजारों लोग एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन नहीं सबका हो रहा है सिलेक्शन, सबका नहीं हो रहा ना। उस के सिलेक्शन अभ्यर्थी के लिए आजकल के अभ्यर्थी खुद क्या से करते ही हैं, कर। हाँ। अधिकतर अभ्यर्थी आजकल ये करने लगे हैं कि वो पढ़ना उनको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब या किसी के माध्यम से पढ़ना ज्यादा अच्छा लग रहा है। खुद से किताब को रीड करेंगे, हाँ। शायद नींद आएगी, बट वो वीडियो देखेंगे तो मजा आएगा। लेकिन उस मजा में पता चला कि काम ही नहीं बन पाया। नहीं, वही वही तो मैं बोल रही हूँ। मैं यही बात बोल रही हूँ कि जैसे क्या सबको यही लगता है कि वो टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, उसकी गलतियां पकड़ेंगे, उस एक एक गलती को पकड़ के बस वो वाला चैनल छोड़ देंगे। पेरेंट्स का पैसा है या कहीं का भी, उन्होंने दूसरा ज्वाइन कर लिया चैनल। लेकिन ये ये नहीं सोचेंगे कि मैं भी तो इन बुक्स में जाके देखूं, घुस के देखूं इनके अंदर के है क्या है। चीजें तभी ही समझ में आएंगी जब आप, मैं बोल रही हूँ, आप किसी की क्लास भी ज्वाइन कर रहे हो ना, फिर भी आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास मूल पुस्तकें जरूर होना चाहिए। आपको उन मूल पुस्तकों से मिलान करना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, सामने वाला हमें जो पढ़ा रहा है, क्या वो उसी लेवल का पढ़ा रहा है जिस लेवल के आजकल एग्जाम बन रहे हैं। क्योंकि एग्जाम का लेवल क्या है, आप, हम और जो सुन रहे हैं अभ्यर्थी सब अच्छी तरह जानते हैं। और खासकर एमपी में क्या पेपर बनता है कि वो समझ से ही ऊपर निकल जाता है कि क्या बन रहा है। तो सिंपल सिंपल आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप कहीं से क्लासेस ले रखे हो तो आपको लग रहा है ये अच्छा पढ़ा रहा है, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन वो गलत है, वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। आपको खुद से भी हो सकता है आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन आपको खुद भी देखना पड़ेगा, आपको डेप्थ में उतरना ही पड़ेगा।
क्योंकि मतलब जो सतह पे रहते हैं ना, सतह पे सभी पहुंच जाते हैं। हिंदी में यही हुआ है, 80 तक नंबर हर कोई लाया है। जो अब बोल रहे हैं हमारा 80 लाने के बावजूद भी नहीं हुआ, 80 लाए, 100 में से और कितने लाए। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि 80 लाने तक का जो लेवल था वो रियल में इजी था, वो कोई भी कैच कर लेता। जो मेन लड़ाई जो हिंदी में चालू हुई है वो 80 से 90 के बीच में हुई है, और सिलेक्शन भी वही लोग ले गए हैं जो 80 से 90 के बीच में है, क्योंकि वैकेंसी कम थी हिंदी में, नो डाउट। और इससे जो 80 नंबर जो लोग ला रहे हैं ना, मेरी नजर में वो अच्छा पढ़े हैं, सब करे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं गए वो गहराई में। जो गहराई, जो नेट सेट लेवल की गहराई जो पूछी गई है इनमें, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सेट लेवल के बने हैं जो मैंने खुद देखे हैं मेरी शिफ्ट में। वो सब आपको बिना गहराई में उतरे मिल ही नहीं सकते हैं। आप कहाँ से कोई आपको प्रोवाइड करवा देगा जब तक आप खुद से नहीं करोगे। वो आपको PYQ के थ्रू समझ में आएंगे, खुद जब जाओगे उस चीज में जब समझ में आएंगे। इसलिए खुद से ही करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा आपके लिए। आपका कोई नहीं बैठा आपके लिए करने के लिए, खुद को ही करना पड़ेगा। अपने पांव का कांटा अपने से ही निकलेगा, कोई नहीं निकालेगा। या फिर आप ताउम्र कहार कराते रहो दर्द में कि मेरे कांटा है, मुझ कांटा लाइक फैमिली है, बच्चा है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं नहीं कर पा रहा, एग्जाम टफ बन रहे हैं, फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। साइड की ये सब चीजें, मैं फेयर सिलेक्शन भी हो रहे हैं, मैं मान रही हूँ फर्जीवाड़ा हो रहा होगा उस लेवल पे, मैं उस चीज में नहीं ज्यादा बोलूंगी, लेकिन फेयर सिलेक्शन भी तो हो रहे हैं। मैंने सिलेक्शन लिया, मैं अपनी वाहवाही में नहीं बोल रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेरिट में आ जाऊंगी। मैंने ये सोचा था PDF में बस लास्ट में सबसे नीचे मेरा नाम हो, बस मुझे माला पारासर दिखना चाहिए। मैं उसको इमेजिन करती थी, मैं ये नहीं करती थी कि मेरा नाम इतना अच्छा ऊपर आ जाएगा, ये नहीं सोचा था मैंने। बस आप भी अपना नाम PDF में सोच के चलिए, और आप सोचोगे, इमेजिनेशन करोगे, चीजों को मैनिफेस्ट करोगे, होता है। 101% होता है, मेरा हुआ है, आपका भी होगा। मैं सबसे यही बोलूंगी, बिल्कुल होगा, 101% होगा। आप देखना, बस करना आप ही को पड़ेगा। कोई नहीं बैठा आपके लिए महारथी बन के, कोई आपको नहीं कराया देगा, आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया हर एक चीज को, मतलब जहाँ पे थैंक यू। सब्जेक्ट की गहराई होती है वहां तक पहुंचने का प्रयास किया है। और खासकर आपने मेंटलिटी पे फोकस किया है कि जो अभ्यर्थियों की मेंटलिटी एक सी बन गई है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करें। लास्ट में बस 1 मिनट का टाइम में आप जो भी कुछ अल्टीमेट टिप्स जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए, उनसे कुछ कहना चाहेंगी? हिंदी साहित्य के अभ्यर्थियों के लिए मैं बस एक ही लाइन बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस, इस जैसे मैंने चिपका रखा है, एक रजिस्टर लेके आप रजिस्टर लोगे, उसमें पूरा सिलेबस चिपका के आपको उसको, जैसे आप न्यूज़पेपर पर डे पढ़ते हो, आपको उस तरीके से सिलेबस 3 बार कम से कम दिन में न्यूज़पेपर की तरह रीड करना ही पड़ेगा आपको। आपका सिलेबस बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए। ये वाली कंडीशन के कंठस्थ आपसे कोई पूछ ले, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, आपको टॉपिक वाइज अपना गोल सेट करना है। जैसे हिंदी साहित्य में आप टॉपिक आदिकाल का कोई छोटा सा टॉपिक, पृथ्वीराज रासो के क्वेश्चन उठा रहे हो, तो उसमें किसने इसको मतलब सही बताया, किसने बताया कि ये सही नहीं है, काल्पनिक है, ये सब राइटर इस टाइप के पृथ्वीराज रासो से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, आपको पूरे क्वेश्चन मतलब टाइप कर करके उसका पूरा कंटेंट इकट्ठा करके नोट्स बनाना है। सबसे बड़ा टारगेट है आपके सेल्फ नोट्स बनाने। मतलब आपको युद्ध में जिताने के लिए जो हथियार है ना, बस वो आपके नोट्स हैं, और उन्हीं में आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। मेरा भी 1-1.5 महीना करीब नोट्स बनाने में ही गया है, वो भी उस कंडीशन में जब मैंने सेल्फ बनाए हैं। मुझे लगता है कोई कोचिंग वाले बनवाते तो शायद नहीं बन पाता इतनी जल्दी। तो वो आपको खुद से, पहली आपको अपना सिलेबस, दूसरा आपको अपना टारगेट जो मेरा 8 घंटे का था। आप अभी आपकी काफी टाइम है, आप वर्किंग हो या जो भी कुछ हो, तो आप 3 या 4 घंटे, इससे कम तो नहीं देना। इससे कम में तो फिर देखो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं क्लियरली बोलूं तो, क्योंकि वक्त देना पड़ेगा। हिंदी सरल भी बहुत है, इसमें कैंडिडेट भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसी बार 47,700 फॉर्म फिल हुए थे हिंदी में, और वैकेंसी मेरे लिए केवल 41 थी। तो उस कंडीशन में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर भी सरल बनता है। तो आपको जो टारगेट करना है, जैसे मैंने भी बोला ना, 80 से 90 के लिए करना है। 80 तक आप अभी भी स्टैंड कर रहे हो, और 1-2 महीने में कर भी लोगे। 80 तक कोई भी पहुंच जाएगा, मुझे पता है हिंदी में पहुंच जाएगा कोई भी। बस यही है कि वही 3 चीजें जो आपको करना है, मेहनत, मेहनत प्लस मेहनत। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कोई आपको जड़ी बूटी घोट के नहीं पिलाएगा कि लो इसको पी लो, सुबह तुमको हिंदी साहित्य पूरा याद, नहीं हो पाएगा। आपको खुद से ही करना पड़ेगा। मैं यही बोलूंगी एक बार, फिर पुनः यही बोलूंगी कि मेहनत कीजिए और सेल्फ मोटिवेट रहिए। किसी के मोटिवेशन 2, 4, 6 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएगा। आपका मोटिवेशन आपके घर में है, आपके अंदर है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया अपना कीमती। थैंक यू।
और जी, आशा करता हूँ कि बाकी अभ्यर्थियों जिन्होंने भी इस साक्षात्कार को देखा और सुना, प्रयास करना इन चीज़ों को आप एप्लाई करना, इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुन लेना और इनको एक तरफ फेंक देना। कोई सेंस नहीं निकलेगा आपने ये 1 घंटे समय तक आपने इस इंटरव्यू को देखा और आखिरी तक यदि आप आए हैं, तो जो भी चीज़ें आपको बताई गई होंगी, उनको आप प्रयास करना कि आप उनको अपनाना, वैसा कुछ करने का आप भी प्रयास करना और जो इमेजिनेशन वाली बात मैम ने करी है ना, उसको करना मैंने भी कई बार बोला है, पॉजिटिव अफर्मेशन किया करो आप। अब पॉजिटिव अफर्मेशन में मैम ने कितना अच्छा बताया कि आप उस पीडीएफ में, उस मेरिट में अपना नाम खोजो। आप जब इसको कल्पना में लाओगे, तो निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा होगा कि वो हो भी जाएगा। वो वास्तविकता में आपके सामने ऐसा होगा कि जी। आप सेलेक्टेड हो जाएँगे। जी। तो सभी अभ्यर्थी जाते-जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा और साझा भी करिएगा, जो भी अभ्यर्थी हिंदी साहित्य के हैं, वहाँ तक पहुँचाइएगा ताकि वो भी देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपना चैनल भी और अच्छा बड़ा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ जाएँ। हाँ। जी, ठीक है थैंक मैम, यू सो आपने मच। ओके, जी। थैंक यू सो मच आप सभी को।